अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं सिवान के दरौली विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले के विधायक सत्यदेव राम। बिहार की राजनीति पर हम इनसे बात करेंगे। सत्यदेव जी, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार को बहुत जल्द गिरा देंगे, कितनी सच्चाई है? आप लोग तेजस्वी यादव के महागठबंधन में साथ में हैं। तेजस्वी यादव बहुत जल्द सरकार गिराने की बात कर रहे हैं जी। उसमें सच्चाई है जी। उसका आधार है जी कि जिस तरह से आज सरकार सभी मोर्चों पर जी फेलियर हुई है, चाहे वो कोरोना से लोगों के सुरक्षा देने के मामले में पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है जी। कहीं आपके जो है पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है, एडिशनल उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है, PHC का दशा खराब है, एक भी बेड नहीं है। जहां 7 डॉक्टर का पद सृजित है वहां 1 या 2 से काम चल रहा है। उसी तरह से शिक्षा विभाग के जो स्थिति इतनी खराब है, स्वास्थ्य विभाग में हम तो आपको बताएंगे कि अभी इस सरकार कितना असंवेदनशील है कि उसके डॉक्टर मर जा रहे हैं, ट्रांसफर कर दिया और उसको ट्रांसफर नहीं, गोपालगंज के CMO बना दिया जा रहा है। ये विफलता सरकार के जो सामने दिखाई पड़ रही है, इससे पूरी जनता नाखुश है। पूरे जनता चाहती है कि ये सरकार का विदाई जल्द से जल्द हो, जिस बात को तेजस्वी यादव कंक्लूड करके कह रहे हैं कि सरकार की विदाई अब होने जा रही है। ये तो सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का जिला है और यहाँ पे इस तरह के मामले सामने आते हैं। बड़ी लापरवाही, जो व्यक्ति कोरोना काल में जिसकी मौत हो गई उसका तबादला गोपालगंज कर दिया गया। तो क्या माना जाए कि सरकार वाकई में उनके जो काम करने वाले लोग हैं आंखों पे पट्टी बांध करके काम कर रहे हैं? मंत्री यहाँ का हो सकते हैं जी, लेकिन यहाँ के लोगों से उनकी कोई संवेदना नहीं है जी। और लोगों के प्रति न वो संवेदना रखते हैं। सिवान की धरती से उनकी पैदाइश हुई हो, जा कर के वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, वो जनता ने नहीं भेजी है। वो मंत्री हैं लेकिन उनकी संवेदना सिवान के प्रति नहीं है। हर आदमी, जनता, वोटर ये मन में ठान करके और राजनीति में और चुनाव में काम करता है कि हमारे क्षेत्र के व्यक्ति जीतेगा, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति मंत्री होगा, हमारे क्षेत्र का काम करेगा। लोगों की यही इच्छा रहती है, यही अवधारणा रहती है, इसी के तहत लोग काम भी करते हैं। लेकिन ये मंत्री जो है इस जिले के होते हुए भी इस जिले के लिए कोई काम नहीं कर सके। और पूरे बिहार के सदर हॉस्पिटलों का मुआयना किया जाएगा तो सिवान उसमें सबसे फीसदी साबित होगा। यहाँ कोई नहीं तो जब से ये आज 6 वर्षों से मंत्री हैं, अगर सोचे होते तो इस सिवान को हम लोग एक बेहतर सैकड़ों बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। लेकिन इनकी कोई संवेदना नहीं है और यहाँ कुछ भी करने वाले नहीं हैं, और इसलिए हम जिला के नाम पर इनके प्रति कोई आस्था भी नहीं रखते हैं। हम बार बार उनसे कहते रहते हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। अभी आज 4 दिन पहले उनसे हमारी बात हुई थी, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी बैठे थे। हमने दोनों लोगों से कहा कि भाई आप लोग और जो हो रहा है सो होने दीजिए। आप जिस जिले से आते हैं और उसी ज़िले से मैं आता हूँ, ज़िले के बगल से अमृत प्रत्यय भी आते हैं, हम लोग कम से कम सिवान के लिए ये काम कर दें और सिवान के सभी पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भवन दे दें और वहाँ सभी NM रहे, दवा रहे और एडिशनल पर डॉक्टर रहें। PHC में जितने पद सृजित है उतना डॉक्टर हैं और जो सरकार के नीति के तहत
दवा देने का जो प्रावधान है उतनी दवाइयाँ रहे, उसके बाद जो भीषण बीमारी आएगी उसको देखा जाएगा। कम से कम अपना स्वास्थ्य मंत्री ने तो एक बड़ा तोहफा दे दिया, सिवान के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है, काम भी शुरू हो गया है। आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, आप शहर में रहते हैं ना। देहात में हम लोग के पूर्वज लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग सुनाते हैं सुल्ताना डाकू की कहानी। तो सुल्ताना डाकू लूटते फिरता था और यादा कादा कहीं एक गरीब की बेटी के शादी भी करवा देता था। तो इससे क्या हम सुल्ताना डाकू को एक बहुत भल, बहुत नेक, एक बहुत उदार, एक बहुत जनपक्षी आदमी कहेंगे क्या, जो सैकड़ों को लूट करके और एक की बेटी की शादी करवाता था? तो हम उसको अच्छा नहीं कहते हैं, वो लुटेरा था। तो अभी एक आध योजनाओं की जो चर्चा आप कर रहे हैं, क्या हम भारत के नागरिक, हम सिवान के जनता नहीं हैं? हमारा अधिकार नहीं है? तमाम तरह के हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स पर हमारा सारी सुविधा आनी चाहिए। वो 1 और 2 की गिनती कहाँ से है? समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये तोहफा के रूप में नहीं है, यह सरकार की विफलता के रूप में है कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। यह अदा कादा ये करने से इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमको एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा अधिकार है, हमने टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स को बेहतर व्यवस्था प्रबंधन करना है, जो नहीं कर पा रही है सरकार, फेलियर हो रही है। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, ये संभावना बन रही है क्या? क्योंकि लगातार कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो सकते हैं, और जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी आप मदन सहनी मंत्री को भी देखें, इस्तीफा देने की बात हो रही है, वो कल दिल्ली चले गए हैं और चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद यादव से वो मिल सकते हैं। कोई बड़ी राजनीति की प्लान बन सकती है। मैंने पहले ही कहा कि इन सरकारों की, एनडीए सरकार की जो विफलता है वो अब लोगों को बर्दाश्त नहीं है। दूसरी जो बात है कि अभी भाजपा ने जदयू को इतनी प्रताड़ना कर रही है, विभिन्न मोर्चों पर कर रही है। आपने देखा टूना पांडे ने किस तरह से जदयू को प्रताड़ित किया। तो ये जो प्रताड़ना है, जदयू विधायकों को अब सहन नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं, वो छटपटा रहे हैं, वो विकल्प बना रहे हैं। वो छटपटाहट है जदयू विधायकों की, जो किसी न किसी रूप में तेजस्वी से, किसी न किसी रूप में लालू यादव से उनकी भेंट भी हो रही है, किसी न किसी रूप में महागठबंधन के विधायकों से भी वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अब आ रही है और इसी के अब एक रणनीति बनेगी और उसका एक व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। मदन सहनी एक पिछड़ा समाज के नेता हैं और उनके पिछड़ा समाज के होने से जदयू का जो क्रेज थोड़ा बढ़ा, पिछड़ा के लोग वोट दिए। अब वो उनके साथ जो हो रहा है, उनके मंत्री रहते हुए भी कोई अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहा है, आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो वो भी अंदर, उनके अंदर ये जागृत हुआ है स्वाभिमान कि भाई हम मंत्री रह के क्या करेंगे जब हमारा एक आदेश नहीं चलेगा, हमारा बात अफसर नहीं मानेगा, तो हम सिर्फ वेतन और बंगला गाड़ी के लिए नहीं रहेंगे, हम जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे। और इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया है और इस बात को आगे बढ़ा रहा है और इसका एक रूप सामने आएगा। दिल्ली गए हैं तो उसमें सच्चाई है कि उनका लालू जी यादव से भेंट होगी और वार्ता होगी वार्ता होगी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार देखा गया कि मानसून की शुरुआत हुई और आपका बिहार विधानसभा डूब गया। सवाल वहीं आ रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार हर मोर्चों पर फेलियर है,
समयाभाव के कारण मैं सारे विभागों की चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो फेलियर है और उसके फेलियरपन का ही देन है कि विधानसभा परिसर में पानी लगना या पटना के इर्द गिर्द और तमाम क्षेत्रों में जो जल जमाव हो रहा है, लोगों को जो तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, सब्जी समय से नहीं मिल पा रहा है, लोग काफ़ी पानी हेल करके आना जाना वो परेशानी का एक सबब बन गया है। तो ये सरकार की विफलता है। सरकार समय के रहते काम नहीं करती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर फिर हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के प्रबुद्ध लोग ये बात तबे जुबान से ही सही संकेत दे रहे हैं कि तीसरा कोरोना लहर की भी संभावना बनती जा रही है। तो क्या ये सरकार कोई उसको रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रही है? बाढ़ अभी बारिश शुरू न हुई तभी गोपालगंज के और कोसी चंपारण तमाम इलाके, बहुत सारे इलाके डूब गए। तो सरकार उसके लिए कोई रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं किया। अब वो मीटिंग करके कह रही है कि हम उसके लिए पूरे तैयार है। तू का तैयार है? लूटने के लिए तैयार हो। जनता डूबेगी और तू लूटेगा। जनता को बचाने के लिए तैयार नहीं है। तो बाढ़ की भी वही हालात है। तो इस तरह से जो भी प्राकृतिक जो आपदा है उससे ये सरकार सुरक्षा देने में फेलियर दिख रही है। कोई उसका रोकथाम का काम नहीं कर रही है। परिणाम होता है कि जनता अपने तरह से जीती है और अपने तरह से मरती है, अपने तरह से बचती है, अपने ही तरह से डूबती है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। और यही हम लोगों से ये अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि ये सरकार सभी मोर्चों पर फेलियर हो गई है। अब आप अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अब सरकार आपकी सुरक्षा दे नहीं सकती है। उसमें अब ये आपके प्रति न संवेदना है, न देने की जज्बा है, न कोई उसके पास जो है इसके सोच है, न विजन।